चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ मैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्स लगा, फोर्स जो लगा उसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट जो इस डायरेक्शन में हुआ उसकी वैल्यू है 5 मीटर। अगर वर्क की वैल्यू है 25 जूल, यूनिट बताया था वर्क का, जूल के बारे में बताया था, सर बताया था। यस Yes. सर आपने तो दिया था ना, तो यूनिट उसका जूल होता है। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तुम्हें फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा। जल्दी सर से चैट में लिखे आंसर, एंगल कितना चैट होगा ये में find लिखे करना है। आंसर। नहीं, डायरेक्ट चैट में लिख लो। चलो, हाँ चैट में लिख दो, चैट में लिख दो जल्दी से। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, किसी को पता है? साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक की होती है? सर मैं अभी ज्वाइन हुआ, आप बता सकते हो आपने क्या कराया अभी तक? सर मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया हुआ दिया है, वो करना है। आंसर चैट में। ओके, ये क्वेश्चन करना है बेटा। फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, तो मैं एंगल फाइंड करना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया होगा सबका। ध्वनित आंसर गलत है। दीप शायद आंसर गलत है। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अच्छी तरह से याद रखना है। साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू अच्छी तरह से याद रखनी है हमें। यस, दिव्यांश आंसर सही सर है। मेरा सही है। हाँ सही है। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फोर्स सर से 2 वर्क का मिनट। फॉर्मूला था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ओके, वर्क की वैल्यू पता है हमको 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/50 मतलब हाफ आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कहाँ कितनी आएगी? थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ओके, क्योंकि कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। कोई डाउट आ गया समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, सो वर्क के बारे में बता दिया था। अच्छा, जूल बता दिया था। न्यूटन इंटू मीटर होता है 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अच्छा, इसका सीजीएस यूनिट बताया था नहीं बताया था? सीजीएस यूनिट पे डिस्कस किया था। सर इजी है। क्या बोल सर डिस्कस तो नहीं किया था सर। सर इजी है। डिस्कस नहीं किया, कोई बात नहीं, इजी है बहुत ही। तुम्हें फाइंड करना है कि वर्क का सीजीएस यूनिट डिवाइडेड बाय वर्क का एसआई यूनिट। ओके, इसका रेशियो कितना आएगा ये फाइंड करना है। सीजीएस यूनिट अपॉन एसआई यूनिट का रेशियो फाइंड करना है। ओके, जल्दी से फाइंड कर लो। कितना आएगा? हेत हीत यश श्रीवास्तव प्रथम, बताओ कितना आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी। सर 0.001। 001, 2 बार 0 के साथ 1 नहीं। दाऊद ने से आंसर, दीप प्रजापति, यस सही आंसर है। सर रेशियो चलो, बताना है ना? सीजीएस यूनिट, हाँ रेशियो बताना है, सीजीएस अपॉन एसआई। चलो कर दूं? एक का ही आंसर है, बाकी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। आदित्य आंसर गलत है। कितना है आंसर? वैभव का सही है, वैभव का शायद सही है, दीप का भी शायद सही है। एक बार बेटा चेक कर लो, दीप एंड वैभव दोनों अपने अपने आंसर एक बार वापस चेक कर लेना। सीजीएस डिवाइडेड बाय एसआई का रेशियो चाहिए। हाँ, जैनम आया नहीं आया? सर कर रहा हूँ। ओके, जल्दी जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो, टाइम्स अप। देख लो बेटा, प्रथम हो रहा है तुमसे? हाँ सर। ओके, ध्वनि गलत आंसर। चलो चलो चलो, यहाँ पे देख लो। ऐसा यूनिट की बात कर लेते पहले। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका? पहले से स्टार्ट करते हैं। ऐसा यूनिट है जूल। जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर।
CGS का मतलब क्या होता है? C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। मतलब हमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो न्यूटन दिख रहा है, तो न्यूटन का तुम्हें अगर नहीं 10 raised to पता 5 हो, वैसे होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अगर ये चीज नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो न्यूटन को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं कि न्यूटन को मैं लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये आएगा 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो 1 जूल का मतलब हुआ 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बस अब kg और मीटर में सब कुछ आंसर आ जाएगा। अगर ये kg है, ये मीटर है, तो इसका CGS में कन्वर्जन करना बहुत ही सिंपल है। ग्राम में कन्वर्ट करना है, kg की जगह पे ग्राम होना चाहिए, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 1 kg लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। मीटर का स्क्वायर, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करना है, मतलब 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड को मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आया, एक के यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे और 2 और 2 4 जीरो, 3 और 4 7, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आया 1 जूल की वैल्यू। ये बेटा ये जो चीज है याद रखना, इसको हम लोग अलग से एक चीज कहते हैं जिसको कहते हैं अर्ग। हाँ सर। अर्ग, ERG। सर तो जैसे डाइन हम CGS यूनिट ऑफ फोर्स को डाइन कहते हैं। CGS यूनिट ऑफ फोर्स है बेटा डाइन। सर अर्ग क्या होता डाइन है? जो है वो फोर्स का है बेटा। अर्ग जो है वो CGS यूनिट का नाम है। ये जो सर वो ग्राम एनर्जी सेंटीमीटर का है स्क्वायर बाय ना? सेकेंड स्क्वायर है, हाँ बेटा एनर्जी का है, और वर्क का भी वही है। ओके, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों को रिलेटेड होते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। सर तो डाइन और अर्ग में क्या डिफरेंस है? डाइन और अर्ग बहुत डिफरेंस है बेटा। डाइन किसका यूनिट है? किसका यूनिट है डाइन? फोर्स। फोर्स का। अर्ग किसका यूनिट है? वर्क डन। वर्क का। ओके, तो 1 जूल की वैल्यू कितनी आई? अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ साथ में, तो 1 जूल आ जाएगा 10⁷ अर्ग। ओके, दोनों चीज समझ में आ गई, डाइन और अर्ग। अगर किसी को नहीं पता है तो ओके, अगर इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अगर तुम्हें फोर्स का पता है 10⁵ डाइन, तो डायरेक्ट यहीं से हो जाता। 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन को मैं लिख लेता हूँ 10⁵ डाइन, और मीटर को लिख लेता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर, वापस क्या बन जाएगा? अर्ग। ओके, तुम्हें क्या चाहिए था? क्वेश्चन में पूछा था वर्क का CGS यूनिट। CGS यूनिट मतलब 1 अर्ग डिवाइडेड बाय 1 जूल। तुम्हें ये चाहिए था। जूल की जगह पे 10⁻7 अर्ग लिख लो। अर्ग से अर्ग कैंसिल, आंसर आएगा 1:10⁷। सर मैंने ये तुम्हारा आंसर आएगा क्वेश्चन का। लास्ट में मैंने ये वाला आंसर ओके, दिया था। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। सर एक छोटा सा डाउट। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो सर जल्दी बोलो। इसके रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है, पोटेंशियल हाँ एनर्जी पूछ के लो अगर रिलेटेड है। सर उसका कर्व हाँ कैसा पूछ होता है, लो, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एनर्जी का ग्राफ? डिस्कस करेंगे बेटा। MGH होता है, तो वेरी सिंपल है, डायरेक्ट ही बन जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल कितनी होती है हम डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है सर। ये हटा दे। ओके चलो, चलो सो ये हमको समझ में आ गया। अब वर्क बेटा किस तरह के होते हैं? वर्क के टाइप्स क्या क्या है? तो बेटा वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एक ये इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन में एक आदमी जो है वो एक डब्बे को ले जा रहा है। ओके, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, राइट। इस डब्बे को इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इस डब्बे को ऊपर की तरफ ले जाना है। तो एक बात बताओ, इस डब्बे पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ? एक तो आदमी ने कुछ फोर्स लगाया होगा, ग्रेविटेशनल, और उसके अलावा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, नॉर्मल फोर्स लगेगा। ओके, नॉर्मल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे लगता है, तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस तरफ। और कोई फोर्स? आदमी कुछ फोर्स लगा रहा होगा,
आदमी ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स F बोल देता हूं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में? नीचे की ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं W रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलो सर आ ये गया समझ में यहाँ तक? हाँ सर बोलो। ये एग्जैक्टली नीचे होगा ना? हाँ एग्जैक्टली नीचे ही है बेटा, मैंने शायद थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया होगा, और सर साइड से एन, बना रहा था इसलिए। सर चलो एन, एग्जैक्टली W, एन N जो होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, नॉर्मल। ओके सर। ओके चलो, अब बेटा ये आदमी इस डब्बे को इधर से इधर S जितने डिस्टेंस पे ले जाता है। आदमी इस डब्बे को S जितने डिस्टेंस पे ले जाता है, राइट? ये पहला केस समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। ओके चलो दूसरा केस ले लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं। वही आदमी उसी तरह से उसी डब्बे को F जितना फोर्स लगा के यहां से नीचे लेके आता है। ओके उतना ही डिस्प्लेसमेंट करवाया S। कोई डाउट? इस पे वापस जो फोर्स लग रहा है वो बता देता हूँ। एक फोर्स लगेगा फोर्स F, दूसरा लगेगा नॉर्मल, और तीसरा लग रहा है ग्रेविटेशन का। सर वही होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज। हाँ सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई। ओके ये इतना समझ में आ गया? यस। यस चलो सर। अब देखते हैं कि भाई नेगेटिव वर्क क्या होता है। व्हाट इज नेगेटिव वर्क? तो नेगेटिव वर्क इसे कहेंगे जो फोर्स को, ओके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, ओके बट इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? फोर्स इस तरफ लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर हो सकता हाँ सर, जब ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। मूव ओके जब हो रहा हो। नहीं बेटा मूव हो रहा हो ऐसा नहीं, ऐसा बोल सकते कि जब इस पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे हाँ कि सर मान लो एक पॉसिबल आदमी है। है, इसने इस तरफ फोर्स लगाया F, दूसरा आदमी इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है F2। ओके और मैं इधर लिख रहा हूँ कि F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, तो ये डब्बा जो है वो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा। ओके तो इस केस में ये F2 ने क्या किया, इस आदमी ने क्या किया, इस Positive F2 में ये work. जो वर्क हो रहा था, नहीं बेटा F2 की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव F2 ने क्या किया, नेगेटिव F2 का जो वर्क डन होगा उसको मैं नेगेटिव वर्क बोलूंगा। क्यों बोलूंगा भाई? हाँ सर, हाँ सर। वर्क सर डन बाय अपोजिट F2 इज डायरेक्शन में। नेगेटिव। क्यों? बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। आ गया समझ में? अगर वो डिस्प्लेसमेंट Yes, को sir. अपोज कर रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव वर्क कहूंगा। कोई डाउट? F1 ने कैसा वर्क किया? सर अगर मैं वर्क डन बाय F1। हाँ बोलो बेटा। सर अगर F2 को पॉजिटिव लेता F1 नेगेटिव हो सकता है? मतलब सर मतलब वो तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड हो जाएगा। हाँ बेटा मैं वो डायरेक्शन तो में अगर कुछ हम भी ले लोग लूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा वर्क में। राइट में एक मिनट बेटा ध्यान से सुनो, हम लोगों ने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था कि वर्क डन जो है स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर वर्क डन स्केलर है या वेक्टर है? वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब ये हो रहा है कि जो वर्क हो रहा है उस पे उसको डायरेक्शन की मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिख रहा हूं मैं वर्क, वो उसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा सर है? मतलब वो पॉजिटिव और ध्यान से नेगेटिव ये सुनना। बताता है कि फोर्स अपोज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को कि नहीं। हाँ ऐसा बोल सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ F इक्वल टू 50 न्यूटन F1, दूसरा कोई फोर्स है -50 न्यूटन, तो इसमें प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन दिस केस प्लस माइनस रिप्रेजेंट क्या हो रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा स्केलर के अंदर मतलब प्लस और माइनस का काम है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। कोई स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है क्या? कोई हाँ, स्केलर sir. क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, हाँ या ना? यस सर। हाँ हो सर। सकती है। कोई स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? यस सर। यस सर। यस कौन सी बताओ, एग्जांपल बताओ। सर ये वर्क की हो सकती है सर। हाँ सर वर्क को Sir, छोड़ दो, work- वर्क तो सर मैंने अभी शायद पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक वर्क को चार्ज छोड़ दो। की भी। उसके अलावा इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव हो सकता है, यस। उसके अलावा बहुत ही सिंपल सर एनर्जी। एग्जांपल, टेम्परेचर। एनर्जी हाँ। बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ओके। ओके नेगेटिव भी होती है बट उसको हम लोग
अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। टेम्परेचर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो बेटा जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वो हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड दिखाता है, उसका डायरेक्शन के साथ लेना देना नहीं होता। जब मैं इधर बोल रहा हूँ कि वर्क नेगेटिव है, उसकी वैल्यू नेगेटिव है, ओके, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव नहीं है, ये समझना, बिकॉज वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो ये उसकी वैल्यू में ही नेगेटिव आंसर आ रहा है। चलो, ये F2 का वर्क डन नेगेटिव क्यों डिफाइन हुआ उसको ध्यान दो। तो F2 का वर्क डन नेगेटिव इसलिए डिफाइन हुआ बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ और फोर्स लग रहा है इस तरफ। समझ में आ रहा है? फोर्स और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है, अपोजिट है। ओके, अगर हम लोग कॉस थीटा वाला चीज से समझे अगर कि भाई इस तरफ फोर्स लग रहा था, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 180 इज इक्वल टू माइनस 180 1। डिग्री। यस, अब देखो वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था F इंटू एस इंटू कॉस थीटा की जगह पे लिख लेता हूँ 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ F इंटू एस आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू ही हाँ, नेगेटिव, ओके, और ऐसा तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। ये पहली चीज, ओके। तो पहली चीज हमने सीखी, वर्क डन पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, F1 और S पॉजिटिव वर्क होगा, F2 और S नेगेटिव वर्क होगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? Yes. अच्छा, कोई डाउट नहीं ना? अब वैसे ही बेटा अगर समझना चाहे कि इस केस में जो अपना इंक्लाइंड प्लेन वाला केस ले रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन वाला केस ले रहा हूं, ओके, जब आदमी ऊपर ले जा रहा है, आदमी ऊपर ले जा रहा है तब की बात चल रही है। तो उस केस में आदमी ने कितना वर्क किया, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसने कितना वर्क किया, Positive. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज बेटा उसने फोर्स Positive. इसी तरफ लगाया था, डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हुआ, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, पॉजिटिव वर्क किया। कोई डाउट? No, sir. नॉर्मल ने sir. कितना वर्क किया वो थोड़ा देर बाद देखेंगे, ओके, उसको थोड़ी बाद देखते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, नॉर्मल का वर्क सर कितना होगा? परपेंडिकुलर ही होगा ना सर, 0 होगा ना? परपेंडिकुलर है तो 0 आएगा, हाँ, ओके, 0 ही 90 होगा। डिग्री है इसलिए 0। ग्रेविटी ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर वो तो शायद सर cos थीटा से निकाल के देखेंगे। थीटा आ रहा है इतना। सर अगर थीटा के नेगेटिव। बारे में नहीं पता हमको सर, तो कैसे negative पता चलेगा? होगा। अगर मान लो सर, थीटा नहीं पता, negative। पॉजिटिव वर्क नेगेटिव सर वर्क? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता चला तुम्हें कि नेगेटिव वर्क हो सर रहा है? क्योंकि कैसे पता सर चला? क्योंकि हम लोग ज्यादा होगा ना। सर क्या बोल Fy रहे को हो? हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल के अपोजिट ले सकते हैं, और जो Fy Fx होगा सर वो अपोजिट ऑफ जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। ओके, यस, ऐसा कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया इसने कि भाई जो सर वेट लग रहा था कंपोनेंट्स वो ऐसा बना लग रहा सकते है, हो उसके। कंपोनेंट बना सकते हैं। पहली बात तो हमने किया कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, वर्क ऐसा हो रहा है। इस वर्क नहीं, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, FG लिख लेता हूँ, ओके, कंफ्यूजन ना हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके कंपोनेंट बना देता हूँ। एक ऐसा कंपोनेंट जो 90 डिग्री हो डिस्प्लेसमेंट से, दूसरा ऐसा कंपोनेंट जो पैरेलल हो। तो जो वेट का ये जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेगेटिव वर्क होगा। आया Yes, समझ sir. में? यस ओके, हाँ सर, या यस फिर सर। एक सिंपल लॉजिक भी लगा सकते हैं कि भाई इस आदमी को ये ऊपर ले जा रहा है तो ज्यादा मेहनत लगेगी। ये हाँ आदमी जब सर। इसको ऊपर ले जा रहा है तो ज्यादा मेहनत लगेगी, भले ही उसने वर्क उतना ही किया। ध्यान से सुनना। अच्छा, इस चीज को इससे कंपेयर करो। सर वो इस अपोज आदमी कर ने रहा है इसको इधर डिस्प्लेसमेंट लेके को। आया। हाँ, अब ध्यान से सुनो, 1 मिनट पहले बात सुन लो। आदमी ऊपर ले जा रहा है, फोर्स उसने F लगाया, डिस्प्लेसमेंट S हुआ। आदमी नीचे आ रहा है, फोर्स उसने वापस F ही लगाया, डिस्प्लेसमेंट S ही हुआ। दोनों केस में क्या वर्क डन बाय मैन सेम होगा या अलग होगा? यस इसमें सर। जो वर्क उसमें किया, हाँ या ना? हाँ सर, यस सेम होगा। सर। चाहे वो ऊपर ले जाए चाहे नीचे ले जाए, अभी भी आदमी ने जो वर्क किया वो तो हमें लगेगा कि सेम ही किया है, बिकॉज आदमी ने जो वर्क किया वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी होगा, और नीचे ला रहा है तो भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों केस में वही होने वाला। बट इसमें क्या करेगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, मतलब ग्रेविटी उसको अपोज कर रही है, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा तो प्रॉब्लम आ माइनस रहा है, ऐसा Fs हो लगेगा जाएगा। हमें। तो ग्रेविटी इसने नेगेटिव वर्क किया, इस केस सर, में एक ग्रेविटी ने कैसा किया, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि दो कंपोनेंट बनाओगे ग्रेविटी के तो वो डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में आएगा।
यस, कोई डाउट बोलो। सर दोनों में आदमी ने सेम वर्क कैसे किया, वो कैसे बोल सेम वर्क सकते हैं? किया बेटा, देखो वो same force work फोर्स किया तो दोनों तो specific कंडीशन में direction. डिफरेंट होगा ना, फोर्स दोनों फोर्स तो कंडीशन में डिफरेंट सेम लग रहेगा रहा है ना। ना। क्यों डिफरेंट लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ दोनों केस में उतने ही फोर्स लगा के नीचे ले जा रहा है। हाँ सर, तो दोनों सेम केस में होगा। उतना ही फोर्स लगा के नीचे ले जा रहा है, चाहे हाँ वो ऊपर सर। ले जाना चाहे, चाहे वो नीचे ले जाना चाहे। ओके, बट तुम्हें ये काम इजी लगता है, ये इजी लगता है। एक्चुअल में दोनों केस में वर्क सेम कर रहा है, पर ये इजी लगता है बिकॉज इस पे ग्रेविटी भी कुछ वर्क करेगी। बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नीचे आएगा वो थोड़ा फास्ट आएगा, समझ में आ रहा है? वो जल्दी जल्दी हाँ, नीचे सर। पहुंच जाएगा। टाइम जो Yes, sir. लगेगा यहाँ से इधर ले जाने में और इधर से इधर ले जाने में, इधर जो ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे लाने में कम टाइम लगेगा। सर ब्रिज तो के टाइम का एग्जांपल भी ले डिफरेंस हो सकते हैं। सकता है। यस, ब्रिज का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो टाइम की बात अलग हो सकती है, बट दोनों केस में वर्क सेम हो रहा है बाय द मैन। ओके, इसमें नेगेटिव वर्क कर रहा है ग्रेविटी, इसमें पॉजिटिव वर्क कर रहा है ग्रेविटी। आ गया समझ में? यस सर। ओके, हाँ इसको हम सर, आ ऐसे भी गया समझ समझ। सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 90 से ज्यादा, 180 से कम। हाँ सर, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूज। और इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एक्यूट Acute एंगल बनेगा। बनेगा। Cute है. एक्यूट। सर राइट? मतलब वैल्यू अगर तुम्हें पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव बहुत, आएगी ना? सर हाँ मतलब थोड़ी बहुत अगर ऑब्ट्यूज ट्रिग्नोमेट्री होगा पढ़ी तो हो, सर हाँ ऑब्ट्यूज होगा थोड़ी तो बहुत अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि कॉस की जो वैल्यू होती है, ओके, अगर हम कॉस की वैल्यू लिखे कॉस थीटा, समझ में आ रहा है हाँ बेटा सर, सबको? 90 के आगे कॉस नेगेटिव हो थीटा गई। में थीटा की वैल्यू, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो कॉस की वैल्यू आएगी कॉस थीटा पॉजिटिव आता है हमेशा। Yes, sir. और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है और 180 से कम है तो कॉस की वैल्यू क्या नेगेटिव आती कॉस है? थीटा। नेगेटिव आती है। तो बेसिकली ये इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट भी हाँ बोल सकते सर। हैं वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल सर- बना रहा है तो नेगेटिव, एक्यूट बन रहा है तो पॉजिटिव। ओके, सर डॉट प्रोडक्ट का मतलब? डॉट प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं समझाता हूँ, चलो। सर वो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई में डॉट प्रोडक्ट लेनी है या फिर डायरेक्ट बेटा वो मतलब? डिफाइन है, वो नहीं, वो सर बेटा डॉट वर्क प्रोडक्ट को क्या होता डिफाइन ही डॉट प्रोडक्ट में किया है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर के बीच का जब प्रोडक्ट करते हैं। ओके, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन में बताता हूँ कि ये भी नहीं पढ़ाया था क्या किसी को? चलो कोई बात नहीं। स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, अगर मैं स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा? ये क्वांटिटी कैसी Scalar. बनेगी? स्केलर? Scalar. हमेशा स्केलर बनेगी। स्केलर। कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? स्केलर Mass मल्टीप्लाई बाय स्केलर को एग्जांपल दे सकते हो? सर टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर इंटू टेम्परेचर, मास इंटू मास, और कोई? सर डिस्टेंस इनटू और डिस्टेंस, कोई एग्जांपल? डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस डिस्टेंस। इनटू मास। बताओ, डिस्टेंस कोई अच्छी इनटू क्वांटिटी बताओ। हाँ सर, डिस्टेंस इनटू मास भी, और सर डिस्टेंस इनटू टेम्परेचर। डिस्टेंस इंटू मास का कुछ काम नहीं होता ना बेटा। Sir, area. डिस्टेंस इंटू मास कोई अलग से क्वांटिटी नहीं बन रही। कोई ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई करके स्केलर सर बन रहा है। पेरीमीटर इनटू टाइम। पेरीमीटर इंटू टाइम कर सब मिलता कुछ नहीं है ना, उससे ऐसा कुछ समझ बन लेते हैं। हाँ लेंथ सर, इंटू पर लेंथ, Sir, volume. लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम। तो स्केलर इंटू स्केलर विल बी इक्वल टू स्केलर। समझ में आ गया? ये हमेशा ऐसा ही होगा। हाँ ओके, Sir, अगर मैं distance कोई into स्केलर को speed. डिस्टेंस इंटू स्पीड, ओके, कोई स्केलर को मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है? कोई स्केलर वेक्टर। को वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, वेक्टर। वेक्टर। कंपल्सरी वेक्टर बनेगा। ओके, ऑलवेज वेक्टर होगा। एग्जांपल बहुत सिंपल, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Mass into एक्सेलरेशन वेक्टर, acceleration. फोर्स भी वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन टाइम अपॉन, मतलब सॉरी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय minus- टाइम। तो इसको मैं लिख Change in सकता हूँ velocity वेलोसिटी upon एक time. वेक्टर है, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय टाइम जो कि स्केलर है। वेक्टर इनटू स्केलर विल बी वेक्टर। Yes, sir. आ गया समझ में? सर उसमें एक एक्सेप्शन अगर- है किसमें? सर, ये स्केलर इनटू वेक्टर। कौन सर सा अगर हम बताओ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर फॉर्मूला मतलब बनाए ना, तो उसमें फोर्स से अगर हाँ। मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी वो कांस्टेंट, इसलिए वो स्केलर ही आंसर आता है।
हाँ सर। नहीं बेटा, FR² अपॉन M1 M2 इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। सर इसमें एफ मतलब फोर्स तो इसमें वेक्टर होगा। हाँ, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो ध्यान से, इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है, बट समझने में एक्चुअली थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। ओके, जी जो है वो क्या है? जी इज अ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट जो होता है वो जी की कोई यूनिट कौन नहीं बनाता है? जी की यूनिट होती है ना बेटा, क्या बात होती तो कर है रहे हो? यूनिट, हाँ सर, सॉरी, यूनिट न्यूटन होती है मीटर स्क्वायर सर। बाय सर केजी मतलब स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी kg कांस्टेंट स्क्वायर। होता है। हाँ, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोगों ने डिराइव किया है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ओके, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है ये। आ रहा है समझ में? यस हाँ सर। ओके, तो ये फोर्स भले ही वेक्टर हो, उसका कोई लेना देना नहीं है इस केस में। आ गया समझ ओके में? सर। हाँ सर आ सर गया। आ ओके, गया। उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। चलो आगे देखते हैं सर, मतलब कि भाई सिर्फ हम डिस्कस मतलब कर रहे थे। कॉन्स्टेंट्स हाँ, का ही है, अप्लाई नहीं होता है ये। कांस्टेंट के लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, कांस्टेंट के लिए हम लोग इस तरह से नहीं सोचेंगे, बिकॉज कांस्टेंट हम लोग डिराइव करते सर हैं। कोई चलो भी फिर से बात कांस्टेंट हो बढ़ते हैं। सकता है ना फिर? हाँ बेटा, चलो दूसरा देखते हैं कि भाई वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं मैं, दो वेक्टर चीजों को मल्टीप्लाई करूं। ओके, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्या बनेगा? सर स्केलर और वेक्टर वेक्टर कुछ भी बन सकता है। वेक्टर ओनली वेक्टर वेक्टर ओनली वेक्टर। वेक्टर स्केलर बनेगा। स्केलर एंड वेक्टर दोनों। तो दोनों बन डॉट सकते प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर दोनों बन बनेगा सकते हैं। और सर मैं बोल क्रॉस रहा था। प्रोडक्ट Yes. करेंगे तो वेक्टर बनेगा। यस, सो बेटा ये वेक्टर और वेक्टर को दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, वेक्टर और वेक्टर को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सर एक तो जो पहली अपॉन तरह में। से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। दूसरा जो मेथड है मल्टीप्लाई करने का, उसको मैं वेक्टर डॉट वेक्टर ऐसा लिखता हूँ। ओके, और ये होता है स्केलर। इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दिस सर इज नोन ऐसा एज क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट। ओके, मतलब ये मैथमेटिक्स है बेटा, तुम बड़े होगे 11th में या फिर 10th में ही आओगे तो हम लोग एक वेक्टर मैथमेटिक्स अलग से ही पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्शन के बाद में मैथ्स लगाएंगे। तो जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर को, मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के ही दो तरीके डिफाइन किए गए हैं। समझ में आ रहा है इतनी चीज? यस सर ये डॉट प्रोडक्ट Okay. वाला अपॉन में होता है, अपॉन में। हाँ, नहीं बेटा अपॉन में कुछ नहीं है। डॉट मतलब डॉट सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे हम लोगों ने पहला पढ़ा वर्क इज इक्वल टू क्या है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, जो मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बनी वो कैसी बनी? स्केलर बनी। आया समझ में? यस। ओके, और थोड़ी देर Yes, पहले sir. स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, क्लास के स्टार्टिंग में किसी ने कुछ पूछा था, जैनब ने पूछा था एक चीज कि भाई हाँ, टॉर्क sir. क्या होता है? ओके, टॉर्क क्या होता है? तो ये जो टॉर्क है, ओके, वो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट होता है, 11th में तुम पढ़ोगे कि जब रोटेट होता है तब जो फोर्स की इफेक्ट है उसको हम टॉर्क कहते हैं। फोर्स की वो इफेक्ट जो ऑब्जेक्ट को रोटेशन करवाती है उसको हम Sir, टॉर्क कहते हैं। example सिंपल एक आप दे एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ दे रहा हूँ। देखो, ओके, तो ये हम लोग बाद में थोड़ा देखेंगे। चलो, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक रॉड है, एक रॉड को मैंने इधर से फिक्स कर दिया है। ये एक रॉड है, इसको मैंने इधर से फिक्स किया। इधर से फिक्स किया मतलब क्या हुआ? इधर से फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? उधर से उधर मूव से नहीं करेगा। उस मतलब ये है, एक्सिस पे रोटेट करेगा। ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ये ऊपर जा सकता हाँ, है, sir. ऐसे नीचे जा सकता है। मतलब ये ऐसा हो सकता है रोटेट होने के बाद, या फिर ये ऐसा हो सकता है रोटेट होने के बाद, या फिर ऐसा भी हो सकता है। आ गया समझ में? इस Yes, पॉइंट को हाँ। फिक्स कर दिया। यस सर। कोई डाउट? इसको हम, इस चीज को हम लोग पिवोट पॉइंट भी कहते हैं, इस चीज को हाँ, हम sir. पिवोट भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो 90 डिग्री के बाहर जा रहा है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। ओके, जैसे फैन है तो फैन का एग्जैक्ट मिडल पार्ट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बाद में तुम देखोगे उसको, अभी कोई टेंशन नहीं है उसका, पर अभी मान लो कि इसके मैंने फिक्स किया हुआ है, इस पॉइंट से फिक्स किया है। अब मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया। पहला फोर्स लगाया F1, पहला फोर्स लगाया F1, मतलब सर अलग किस अलग पे? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। इस रॉड पे बेटा फोर्स लगा रहा हूँ अलग अलग Okay, तरीके से। मतलब फर्स्ट केस की मैंने सिर्फ F1 लगाया, सेकंड केस मैंने सिर्फ F2 लगाया। ओके, इस तरह से सिर्फ मैं ड्रॉ भी एक साथ कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग लगा रहा हूँ। ओके, थर्ड केस मैंने लगाया F3,
फोर्थ केस मैंने लगाया F4, ओके। फिफ्थ केस कि मैंने जो फोर्स लगाया दैट इज दिस वन, इस डायरेक्शन में F5, ओके। मैं जब पूछूं जब क्वेश्चन अब, तो सिर्फ तुम्हें एक फोर्स के ही कंसिडर करना है, बाकी सारे फोर्स को कंसिडर नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई F1 फोर्स लग रहा है, सिर्फ ओनली F1 फोर्स लग रहा है। अगर ये F1 फोर्स लगाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट मतलब कि उस पूरे रॉड पे इफेक्ट क्या होगी? क्या वो रोटेट करेगा? नहीं सर, नहीं सर। रोटेट करेगा? नहीं सर। ऑब्वियस बात है, F1 जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा, ओके। मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं। चलो सर ये F2, F1 लग क्या किस पे F2 रहा है, रोटेट समझ नहीं आया। करवाएगा? अरे इस पॉइंट पे लग रहा है ना बेटा, अच्छा, इस मेरे को point लगा पे लग रॉड रहा पे रॉड लग के रहा है। एंड पे। रॉड ओके। के जिस पॉइंट पे पिवोट है उस पॉइंट पे लग रहा है हाँ। F1, ओके। सॉरी सर, चलो हाँ सर। F2 रोटेट करेगा, F2 से रोटेट होगा, नहीं। नो सर। मोशन F2 रोटेट करवा पाएगा? ऑब्वियस बात है, नहीं करेगा। क्या F3 रोटेट करेगा? हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. F4 रोटेट करेगा? हाँ यस सर। Yes, sir. F5 रोटेट करेगा? हाँ सर। नो सर। हाँ सर। करेगा बेटा। करेगा ना। चलो F5 भी अभी F5 को थोड़ी बार देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं F1 और F2 क्यों रोटेट नहीं कर रहे। तो F1 तो बेटा इस पॉइंट से पास हो रहा है, पिवोट पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए रोटेट नहीं कर रहे। F2 जो है वो रोटेट इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन, ओके। तो लाइन ऑफ एक्शन पिवोट से पास हो रही है तो वो रोटेशन नहीं कराएगा। F3 रोटेट करेगा क्या? F3 से रोटेट यस होगा? सर। हाँ, यस सर। F3 की लाइन ऑफ सर एक्शन मतलब लिखेंगे जो तो ऐसी लगेगी। लाइन ऑफ एक्शन उसके अगर पैरेलल हाँ। होगी तो नहीं करेगा रोटेट। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। लाइन ऑफ एक्शन अगर पिवोट से पास होगी, जिस एक्सिस वो ऑफ रोटेशन पास से नहीं पास होनी होगी, तब नहीं होगा, ओके ओके। सर, जैसे कि ठीक मान लो है। इसको ऐसा समझ लो कि ये इस पोजीशन पे आ गया है और ये लाइन ऑफ इस तरफ फोर्स लगा, तो भी ये रोटेट तो होगा ही होगा, भले ही लाइन ऑफ एक्शन ऐसी जा रही हो। हाँ सर। हाँ हाँ आया सर। समझ में? तो लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो रोटेट नहीं करेगा। F3 रोटेट करवाएगा, F4 रोटेट करवाएगा, ओके। अब F3 और F4 पे थोड़ा ध्यान देते हैं, और मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए बोल देता हूँ कि भाई F3 और F4 दोनों की वैल्यू इक्वल है। F3 और F4 दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम है। कौन ज्यादा रोटेट करवाएगा? कौन ज्यादा रोटेट करवाएगा? सर F4 F4 कराएगा। से F4 F ज्यादा रोटेट करेगा। जितना दूर से तुम फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा रोटेशन हो पाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। बेसिकली इस पॉइंट ऑफ एक्शन से या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जितने डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये r डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, तो जो टॉर्क होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं, और वो उसका फॉर्मूला होता है r वेक्टर मल्टीप्लाई बाय f वेक्टर। सर पर Okay? ऐसा क्यों होता है कि F4 टॉर्क F4 भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है, रोटेट करता है? कॉमन चीज है बेटा, अगर मैं जितना दूर लगाऊंगा उतना इजीली रोटेट करेगा। ये तो कॉमन है। तुम्हारा दरवाजा है घर के अंदर, दरवाजा कहाँ पे उसका हैंडल लगा होता है? सबसे एंड पे हाँ या सर। बीच में हाँ हैंडल सर। लगा है? नहीं लगा, क्योंकि वो कॉमन नहीं चीज है सर। कि दूर से लगाऊंगा तो इजीली रोटेट होगा। तो जितना फोर्स दूर से लगता है उतना ज्यादा रोटेशन होता है। तुमने एक चीज भी देखी होगी कि ट्रक के ड्राइवर्स है, उसको नट बोल्ट खोलना है तो एक बड़ा सा रॉड लेके आते हैं और इसी के ऊपर कूदते हैं, देखा होगा तुमने शायद। हाँ सर, देखा है। हाँ सर, नट जब बोल्ट टाइट हो खोलने के जाता लिए है। इसके ऊपर कूदते हैं, हाँ, पाइप लगा के फिर इसके ऊपर कूदते हैं, तो क्या होता है? इजीली ओपन हो जाता है। तो ये बेसिक चीज है कि फोर्स जितना दूर लगेगा उतना ज्यादा वो रोटेट करवाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज उसका फॉर्मूला ये रहा। सर मतलब लाइन और ऑफ इसमें एक्शन मैं क्या कर रहा जितनी हूँ? पाइवोट पॉइंट से दूर होगी उतनी दूर ज्यादा होगी, मतलब। हाँ, उतना हाँ ज्यादा लगेगा। यस। अब ये देखो, अब F5 की अगर बात करें तो F5 का एक कंपोनेंट ऐसा होगा, F5 का एक कंपोनेंट ऐसा होगा। ये कंपोनेंट नहीं करवाएगा कुछ भी, नहीं सर। सिर्फ नहीं ये सर। कंपोनेंट ही रोटेट करवाएगा। हाँ सर। तो ये जो है टॉर्क सर R F5 की नहीं क्रॉस कर F, पाएगा? F5 का जो ये कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कंपोनेंट, F5 के दो कंपोनेंट बनेंगे ना, हाँ उसमें से सर। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पाइवोट पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए नहीं करवाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ, ओके। हाँ सर, अच्छा पता चल सर। गया। यस चलो, सर। ये समझा रहा था मैं इसलिए बिकॉज वेक्टर इनटू वेक्टर, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है? वेक्टर बन रहा है, ओके। और
उसी दो चीज का, उसी दोनों का जब मैं स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, वही हुआ ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाँ, सर, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डॉट हाँ। प्रोडक्ट करता Yes. हूँ, तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, पर वर्क तो जो बन रहा है वो क्या scalar बन रहा आएगा। है, स्केलर आ रहा है। दोनों में वही क्वांटिटी है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है, इसका भी मीटर यूनिट है, इसका भी मीटर यूनिट है, इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन। पर जब वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो स्केलर बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर बनता है। अब ये डॉट और क्रॉस कब होता है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ओके, उसको डिफाइन इस तरह से किया है। आ गया समझ में इतना? सर मतलब मैग्नीट्यूड Okay. तो सेम ही होगा ना, दोनों करेंगे? मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं नहीं, अलग अलग होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके तो उसमें sin थीटा लगेगा? एफ आर कॉस थीटा होता है, जबकि इधर एफ आर साइन थीटा होता है। ये sin difference थीटा। होता है। ओके ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Thank you, bye, sir. bye, bye. बाय सर।